प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है, क्या होंगे चाचा भतीजा एक। जी हाँ, होली का इंतजार तो सभी को था। पूरे देश को होली का इंतजार था। हालांकि कोरोना की वजह से कम लोगों ने होली मनाई, लेकिन इस त्यौहार का, इस महापर्व का इंतजार सबको रहता है। और एक और खास वजह थी इस बार इस पर्व के इंतजार की, वो थी समाजवादी पार्टी के कुनबे को लेकर के। क्या सपा का कुनबा एक होगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। पिछले कई सालों से सपा का कुनबा बिखरा हुआ नजर आ रहा था और हर बार होली के मौके पर यह कुनबा एक हो जाता है। मुलायम सिंह यादव जब सैफई में होते हैं तो अखिलेश और शिवपाल यादव एक साथ एक ही मंच पर नजर आते हैं। शिवपाल बिना बुलाए उस मंच पर चले जाते हैं। लेकिन चूंकि इस बार मुलायम सिंह यादव की तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसलिए वो सैफई नहीं गए माफ करिएगा। और इसके बाद वही हुआ जिसका डर था कि दोनों लोगों ने अलग अलग होली मनाई। अखिलेश जहां अपने घर में होली मनाते नजर आए, तो चाचा भी अपने दूसरी जगह पर उस जगह होली मनाते नजर आए जहां पर मुलायम सिंह यादव रहते थे, उस जगह पर वो होली मनाते नजर आए। तो दोनों का जो मिलन था वो नहीं हो पाया। हालांकि ये बात अलग है कि होली से पहले एक तस्वीर जो आई थी कि सारे परिवार एक हुआ था और उसमें अखिलेश ने एक बार फिर से चाचा का आशीर्वाद लिया था। लेकिन उसके बाद ये तस्वीर बदल गई और अब दोनों फिर से अलग अलग हो गए। शिवपाल कहने लगे हैं कि चाचा झुकने को, भतीजा झुकने को तैयार नहीं है और ऐसे में वो अपनी अलग राह पकड़ने जा रहे हैं। करीब 150 सीटों पर उन्होंने तैयारी कर ली है और 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो शिद्दत से चुनाव लड़ेंगे। यानी कि अगर किसी को नुकसान होगा तो वो नुकसान अखिलेश यादव को ही होगा। सवाल यह है कि क्या अभी भी कोई गुंजाइश बची है, क्या ये कुनबा एक होगा? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, परिचय करा देते हैं। दरअसल हमारे साथ में दीपक मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, प्रसपा के मुख्य प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है दीपक मिश्रा जी आपका। हमारे साथ डॉक्टर R.A. उस्मानी साहब भी जुड़ गए हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है उस्मानी साहब। गजराज सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर बाद एक और खास मेहमान हमसे जुड़ेंगे और हमेशा की तरह हम उनका तभी आपसे परिचय कराएंगे जब वो हमसे जुड़ जाएंगे। सीधा रुख करेंगे उस्मानी साहब का। उस्मानी साहब बताइए, क्या होगा कुनबा एक? तो एक है ही, अलग कहाँ है कुनबा? कुनबा तो विश्वकर्मा जी एक ही है जी। इसमें कोई शक की गुंजाइश तो है नहीं जी। इसमें कोई शक की गुंजाइश तो है नहीं। अगर कोई शक लग रहा हो तो आप बताइए। नहीं नहीं, आप बताइए क्या होगा एक, होंगे एक? तो है ही है, एक ही है जी। पूरा कुनबा विश्वकर्मा जी एक है। हाँ। और जो विपक्ष है, हाँ। जो सत्ता में लोग बैठे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ये अलग है और उसका हम लाभ उठा लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। वो ख्याली पुलाव पुकार रहे हैं वो लोग। कुनबा पूरा एक है और पूरा जो है सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। और 2022 में फासिस्टवादी ताकतें जो नफरत फैला रही हैं, जो देश में एकता और अखंडता को खतरा पहुंचा रही हैं, जो देश की जीडीपी को गिरा रही हैं, जो देश को पीछे ढकेल रही हैं, उनको मुंह की खानी पड़ेगी 2022 में। दीपक मिश्रा जी क्या कहेंगे आप? क्या आप भी उस्मानी साहब से इत्तेफाक रखते हैं क्या? उस्मान जी जो बात कह रहे हैं उससे मैं सहमत होते हुए भी कहीं न कहीं इनकी सहमति में किंतु परंतु जोड़ता हूं। यदि सब लोग एक मन एक मंच पे हो
और एक साझा विरासत को बचाते के संकल्प के सांप्रदायिक शक्तियों, भाजपा और गैर समाजवादी शक्तियों से लड़ें तो आज परिणाम कुछ और होता। और समाजवादियों का जो इतिहास रहा है, आप शुरू से डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश के जमाने से आप देख रहे हैं, लोग बंधु राजनारायण और मणिमय के जमाने से देख रहे हैं, ये जब भी आपस में उलझे हैं, भिड़े हैं, चाहे वह व्यक्तिगत उलझाव का हो या आंतरिक उलझाव हो, ये चुनाव में हारे हैं। जैसे वर्तमान में इसमें स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि हम सभी विपक्ष में हैं, हम सत्ता की लड़ाई हारे हुए लोग हैं। ठीक है, अपनी जीविका, अपने प्रयास दोबारा सत्ता पाना और एक समाजवादी समाज के निर्माण के स्वप्न के साथ व्यवस्था परिवर्तन लेकिन कुछ न कुछ है, वरना आपको डिबेट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। डिबेट कराने की आवश्यकता यह बता रहा है कि जो बात उस्मानी जी कह रहे हैं वह सच होकर भी नरो व कुंजरो में है। वो जरा सा परंतु है, वही कहते हैं कि एक नुक्ते का हेर फेर था, वरना जो जुदा है वो जुदा होते। तो ये जो नुक्ते का हेर फेर है उसे भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है और उसको करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इतिहास रहा है वो ये रहा है कि हम जब भी एक हुए हैं, शुरू से 1952 से लेकर अब तक का इतिहास हम जीते, क्योंकि समाजवादियों से ज्यादा संकल्प शक्ति, समाजवादियों से ज्यादा संघर्ष करने की क्षमता और समाजवादियों से ज्यादा जनता के बीच में रहने की मन स्थिति किसी कुल में नहीं है, चाहे वो राजनीतिक कुल कोई भी हो। जी वो किंतु परंतु को दूर करना होगा, जी सबकी है, अकेले शिवपाल जी की या दीपक मिश्रा की नहीं है। यह जिम्मेदारी भाई अखिलेश की भी है और उस्मान साहब की भी है। और जब जब भी अखिलेश जी संकट में पड़े हैं, सरकार के दौरान भी और पिछली सरकार के पहले भी, शिवपाल जी ने हमेशा आदतन, फितरतन और क्षमता अनुसार रक्षा कवच का काम किया है। चाहे वह बसपा की जालिम सरकार से हो, आज भी वह दृश्य मानी साहब नहीं भूले होंगे, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं भूली होगी, किस तरीके से पुलिस ने जुल्मी पुलिस मायावती जी की घेराबंदी कर दी थी और शिवपाल जी अड़ गए थे और ये कहा था कि अखिलेश और किसी भी युवा की तरफ उठने लाठी को पहले शिवपाल जी। सवाल ये है कि हम लोग अगर एक मत नहीं होंगे तो फिर भारतीय जनता जैसी मायावी और अति मेधावी ये तो अपने झूठ को रूप में स्थापित कर देते और बाकी अपने सच को भी सच में बताने में वो तारतम्यता नहीं ला पाते, वो प्रतिबद्धता नहीं ला पाते जो भारतीय जनता पार्टी झूठ को स्थापित करने में करती है। दरअसल ये गोएबल्ज की परंपरा है और लोकतंत्र के माध्यम से ये एक पक्ष की तानाशाही आरोपित कर रहे हैं। जी चलिए, किंतु नरो व कुंजो, बहुत शानदार बात कही आपने कि सब चीज ठीक है, लेकिन नरो या कुंजो ये एक यकीन किंतु परंतु की बात लगाई जा रही। ठीक करे, गजराज सिंह जी का रुख करें। गजराज सिंह जी, हालांकि आपको इससे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि हो सकते हैं चाचा भतीजा एक? छोटा मोटा मनमुटाव तो हर जी जी मैं ये महसूस करता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा समय मैंने भी देखा है और समाज के अंदर भी देखता हूँ इस सिस्टम को पूरे को, तो किसी न किसी स्तर पर आकर के पूरा परिवार फिर एक जरूर हो जाता है। और समय का तकाजा भी ये है कि मेरे विचार से पूरे परिवार को एक हो जाना चाहिए इस समय में, क्योंकि जो भी शक्तियां हैं जो इस समय में हिंदुस्तान के अंदर जो लोकतंत्र जो बिल्कुल एक तरह से खतरे में है, उस सबके लिए भी मैं समझता हूँ लोगों को एकत्र होना जरूर पड़ेगा, वरना हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। जो बंगाल का खेल देखा अभी हम लोगों ने वो बहुत अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर महसूस हो रही हैं।
जी। हम अपने अगले वाली पीढ़ी को क्या देना चाह रहे हैं? जो हमारे पीछे जो लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़े संघर्ष के साथ में इस देश की जो आजादी हासिल की, कितनी कुर्बानियों के बाद में, लेकिन जो आज मौजूदा हुकूमत है वो इस देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है पूरी तरह से। और सब लोगों को, मैं तो कहता हूँ कि ये परिवार तो हमारा है ही, सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी अपने इस लोकतंत्र को हम लोग बचा पाए। जी, लोकतंत्र जी, लोकतंत्र को तभी बचा पाएंगे। उस्मानी साहब, सुना आपने, दीपक मिश्रा जी को भी सुना आपने, गजराज सिंह जी को भी सुना आपने, क्या कहेंगे? दीपक जी कह रहे हैं कि आप जो बात कह रहे हैं वो पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं कह रहे हैं, बल्कि नरो व कुंजो, जिस तरह से महाभारत में युधिष्ठिर ने झूठ बोला था, हालांकि झूठ नहीं बोला था, उन्होंने कहा कि वो हाथी मारा गया, नरो व कुंजो, अश्वत्थामा मारा गया, नरो व कुंजो उनको पता नहीं है वो नर है या हाथी है। तो आप उतने अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहे। बात प्रसपा के प्रवक्ता कह रहे हैं तो मैं उससे अपने को अलग नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है, उन्होंने समय समय पर जो बयान दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम इस बार किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे और जो छोटे छोटे दल हैं उनको सीटें देंगे और उनसे गठबंधन करेंगे। और जो बात हुई है प्रसपा से, तो उनके लिए भी कहा वो साथ में रहेंगे। तो अब इसमें कोई उस्मानी बुराई साहब, नहीं है। भाई सुनिए उस्मानी साहब सवाल सुनिए। जिस तरह से अखिलेश कह रहे हैं कि वो छोटे दलों का साथ लेकर के चलेंगे, चाचा शिवपाल भी कह रहे हैं कि वो छोटे दलों को साथ में लेकर के चलेंगे, तो दो धाराएं हो गई ना। भाषा एक है, दोनों लोग एक चीज बोल रहे हैं, इसलिए निश्चित ही दोनों साथ चलेंगे और दोनों को साथ चलने में फायदा भी है। क्योंकि जैसे आप अभी प्रसपा के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि 2012 में जब बीएसपी से मुकाबला हुआ था और बहुत तगड़ा मुकाबला था, उस सरकार में जो है नहीं, कुछ चीजें कंफर्म कर लें। उस्मानी साहब सुनिए, जरा सुन लीजिए। जिस तरह से होली में अक्सर पूरा परिवार, सैफई परिवार एक नजर आता है, लेकिन ये पहली मर्तबा था कि एक साथ होली नहीं खेली गई। ऐसा होता थी कि जैसे अगर सारे लोग एक ही जगह होली खेलेंगे तो और 2-3 जगह बंटवारा हो जाएगा, यहाँ और वहाँ, तो ज्यादा लोग उस होली का लाभ लेंगे, ज्यादा लोग होली मिलन में सम्मिलित होंगे, ज्यादा लोगों को आशीर्वाद। उस्मानी साहब भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। उस्मानी साहब आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सैफई परिवार जब एक रहता है तो पूरा मैसेज अच्छा जाता है। कि होली एक साथ, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि होली एक साथ ना खेली हो। हर चीज में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हर चीज में। ऐसा तो है नहीं कि जैसे कोई एक काम है तो वही बार बार किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाता है, ये चीज है। और जैसे अब हम लोग भी विचार कर रहे हैं कि 2014 में लोकसभा हारे, 2017 में विधानसभा हारे, 2019 में फिर लोकसभा हारे, तो इस पे गहन पार्टी जो है समीक्षा कर रही है। नहीं, गहन अच्छी बात चिंतन है, हो रहा गहन है, समीक्षा करनी क्या भी कारण चाहिए। है। नहीं, अच्छी बात है, गहन समीक्षा करनी भी चाहिए। जनता, सुनिए, आम आदमी के मन में कुछ सवाल है, सुन लीजिए, और समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं उनके मन में भी बहुत सवाल है। सवाल नंबर 1, होली के मौके पर पूरा परिवार एक हुआ। होली से पहले अखिलेश ने चाचा के पैर छुए, बहुत अच्छा मैसेज गया, लोगों ने इसकी बहुत प्रशंसा की। लेकिन अखिलेश ने जो फोटो ट्वीट किए उसमें से चाचा नदारद थे। हम ट्वीट कर नहीं पाते हैं। देखिए विश्वकर्मा जी, हम जमीन के नेता हैं और जमीन पे काम करते हैं। ये ट्विटर हम चलाते नहीं है ना, हम इसको देख पाते हैं। जहां तक मेरा मानना है कि दोनों लोगों का आपस में जो सामंजस्य है, वो दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। वो छोटे हैं तो छोटे का सम्मान, वो बड़े हैं तो बड़े का आदर है। नहीं, ये बात ठीक, चलिए, नहीं ये बात ठीक है, सम्मान आज भी करते हैं। जब ये दोनों की महानता है, जब भी अखिलेश मिलते हैं तो चाचा के पैर जरूर छूते हैं। अब एक सवाल ये भी बता दीजिए, होली से पहले पैर छुआ था लेकिन होली एक साथ नहीं मनाई, अलग अलग होली मनाई, और इस बार धरती पुत्र भी वहां पर नहीं थे। क्या मैसेज दिया जा रहा है इससे? हो रही है तो हम लोग उसका चिंता कर मैं रहे हार हैं। जीत
मैं हार जीत की बात नहीं कर रहा हूं उस्मानी साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, अखिलेश जी सफाई में अपने घर में होली मनाते रहे। उस्मानी साहब सीधा सवाल सुनिए, सीधा जवाब दीजिए। अखिलेश जी अपने घर में होली मनाते रहे सफाई में, शिवपाल जी वहां होली मनाते रहे जहां धरती पुत्र मनाते थे गेस्ट हाउस में, इसके क्या मतलब निकाले जाए? ज्यादा हो जाती सैफई परिवार से पूरे देश के लोगों को, देश अब एक जगह पर सब नहीं मुलाकात, कहीं से कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए भाई मान लिया 10,000 आदमी आ गया या 1 लाख आदमी आ गया या 2 लाख आदमी आ गया, तो एक आदमी तो 2 लाख आदमी को ब्रीफ नहीं कर देगा ना, 2 लाख लोगों से गले थोड़ी मिल लेगा। उस्मानी साहब, जो गैदरिंग है उस्मानी साहब दिल पर हाथ रख के कहिए, क्या ये नरो व कुंजरो नहीं है? आप पूरे कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पा रहे हैं, आप पूरे विश्वास से भरी ये बात नहीं कह पा रहे हैं? बात कह रहा हूँ विश्वकर्मा जी कि कहीं पर कोई संशय नहीं है जी, और सब लोग एक साथ होकर के मिल करके, और ये जो फासिस्ट अंधकार में लिए जा रहे हैं, नहीं, समाजवादी पार्टी के करोड़ों समर्थक, सुन लीजिए, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, सब लोग एक सुनिए, जो इच्छा आपकी है उस्मानी साहब सुन लीजिए, सवाल सुनिए, जो इच्छा आपकी है, समाजवादी पार्टी के करोड़ों समर्थक भी वही चाहते हैं कि पूरा परिवार एक मिलकर के चुनाव लड़े, लेकिन वो रास्ते कहीं दिखाई नहीं दे रहे ना। नहीं, देखिए रास्ते तय हो गए हैं, वो सब अंडरस्टूड बात है, वो बात हो गई है दोनों लोगों की। देखिए आप इससे पहले भी देख चुके हैं, और वो सब लोग एक होकर और सब अपना सीटें तय हो गई और सब मिल के लड़ेंगे, आप देखना। और भारतीय जनता पार्टी, चलिए दीपक जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। क्या लगता है कि उस्मानी साहब का कॉन्फिडेंस गड़बड़ा रहा है? दृष्टांत देखिए तो यही कह रहे हैं, और उस्मानी भाई अच्छे हैं, जमीन हैं, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, संघर्षशील हैं, अपनी विधानसभा में भी लोकप्रिय हैं, और यदि सपा का पूर्ववर्ती विखंडन नहीं होता तो ये आज विधानसभा में समाजवादियों की आवाज बहुत मजबूती के साथ, प्रतिबद्धता के साथ प्रबल होकर स्वर दे रहे होते। देखिए उत्तर प्रदेश का इतिहास साक्षी है। पिछली बार जो समाजवादी पार्टी की, जिसमें हम लोग भी थे, नेताजी थे, जनेश्वर जी थे, शिवपाल जी उसमें नेता प्रतिपक्ष और फिर पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो वो लड़ाई जो हमने लड़ी थी वो एक साथ होकर लड़ी थी। नहीं दीपक जी, ये बात एक साथ नहीं दीपक जी, ये बात आपने कही बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ सवाल आपसे समझना चाह रहा हूं। सवाल नंबर 1 जो मैंने उस्मानी साहब से किया कि जब ये बात ठीक है कि अभी भी बहुत सारी गुंजाइश बची हुई है, अखिलेश होली के पहले जब पूरा परिवार मिला था एक पारिवारिक मांगलिक कार्यक्रम में, तो अखिलेश ने चाचा के पैर छू करके एक संदेश दिया था, लेकिन ट्विटर पर जब उन्होंने तस्वीर डाली तो तस्वीर में चाचा गायब थे। इसके क्या मायने निकाले जाए? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि छोटे आदमी का बड़ा अपराध भी छोटा होता है, क्योंकि वह लोकमानस पर उसका असर छोटा होता है। बड़े आदमी का छोटा अपराध भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसकी एक एक गलती, एक एक अच्छाई से करोड़ों लोग, लाखों लोग प्रेरणा लेते हैं। अच्छा होता कि अखिलेश की जो तस्वीरें ट्विटर पे आ रही थी वो स्वभाव तो होती, उसमें शिवपाल जी भी होते, और शिवपाल जी कब नहीं कहा है कि अखिलेश जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। याद करिए, जब पूरी नौकरशाही, तब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और घेर लिया था, तो वह शिवपाल जी थे जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अखिलेश की ओर उठने वाली उंगली को सावधान रहना होगा। अखिलेश सर नहीं ये बात बिल्कुल नहीं ये बात बिल्कुल ठीक है, और दोनों लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहे हमेशा। आप बिल्कुल ठीक दीपक जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश जी हों, और यहां तक कि तमाम अपमान, तमाम उच्चावचन के बावजूद भी शिवपाल जी ने इंतजार किया, और आज भी शिवपाल जी गैर भाजपावाद की बात करते हैं। नहीं दीपक जी, ये सब बात तो ठीक है कि आप अखिलेश जी के कद को अवमूल्यित करती हो। दीपक जी ये सारी बात ठीक है,
लेकिन सवाल यह उठता है कि जब दोनों तरफ ही आग लगी हुई है, दोनों तरफ एक मिलना चाहते हैं, तो फिर सफाई की जो होली सबसे मशहूर होली थी वो अलग अलग क्यों कर रहे थे? वो लोग शिवपाल जी को भी बुलाते और एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते। जी जी, अच्छा होता। दीपक जी, दीपक जी आप ठीक करें, अच्छा होता कि अगर वो बुलाते, लेकिन ये भी अच्छा होता कि शिवपाल जी बड़प्पन दिखाते हुए खुद चले जाते, जैसे हमेशा से जाया करते थे। स्वयं भी गए हैं और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि बिना बुलाए भी चले गए, लोगों के रोकने के बाद चले गए, ताकि कोई मैसेज न जाए कि परिवार समाजवादी कुल और कुनबा, मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, समाजवादी कुनबे में सिर्फ सपा और प्रसपा ही नहीं आते, लोहिया जयप्रकाश चौधरी चरण सिंह में आस्था रखने वाला एक बहुत बड़ी जमात है, वो जमात पूरी की पूरी आती है, में कोई गलत संकेत न जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें तो उदार होना होगा ना, जिन्हें मुख्यमंत्री बनना है। उदारता एक पक्षीय भी तो गलत होती है। आप दीपक मिश्रा जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हो, एक सवाल मैं आपसे करूंगा। सवाल मेरा यह है कि अच्छा ये होता अगर अखिलेश जी अपने घर में होली मना रहे थे तो शिवपाल जी बड़ा दिल दिखा के खुद ही चले जाते। जी, कोई दौर बताइए जब शिवपाल जी ने उन्हें बुलाया ना हो, मिलने न गए हो, नेताजी के यहाँ बैठे, नेताजी के यहाँ बुलाए, अभी लोहिया ट्रस्ट की बैठक बार बार बुलाया गया। सवाल ये है कि इन चीजों की चर्चा ही क्यों? अब जब हम चुनावी साल में पहुंच चुके हैं और बंगाल के चुनाव के बाद, असम और पुडुचेरी ने ये केरल के चुनाव के बाद पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बैठ जाएगी, और जिस प्रतिबद्धता, मैं यूं कह लीजिए कि जिस प्रकार से वो बंगाल का चुनाव लड़ रही है, उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत और 10 गुना ज्यादा संसाधनों को वो उत्तर प्रदेश में डंप करके लड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री अब तक तो माहौल बन जाना चाहिए। बिल्कुल। अब तक तो संयुक्त सभाएं हो जानी चाहिए थी, अब तक तो एक मिनिमम प्रोग्राम बन जाना चाहिए था। ठीक है दीपक जी, आ रहा हूं आपके पास, गजराज जी के पास चलूंगा। गजराज जी, दीपक जी कह रहे हैं कि अब तक तो माहौल बन जाना चाहिए था, खाली ये सपा और प्रसपा कोई एक नहीं होना था, बाकी लोगों को भी एकजुट होना था। गजराज जी, कि जो मौजूदा हालात में जो देश की परिस्थितियां हैं वो बड़ी विडंबनात्मक रूप में है कि जो बंगाल का चुनाव हम देख रहे हैं, जहां लोकतंत्र को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है, उन सब को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम लोगों को एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा और इन फासिस्टवादी ताकतों के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा, तभी हम इन लोगों को उखाड़ फेंकेंगे यहाँ से। गजराज सिंह जी कैसे एक होंगे? गजराज सिंह जी कैसे एक होंगे? नहीं, दीपक जी आ रहा हूं आपके पास। गजराज जी, वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहा है और कांग्रेस लेफ्ट एक साथ थर्ड फ्रंट बना करके चुनाव लड़ रही है, आप वेस्ट बंगाल में ही एक नहीं हो पा रहे हैं, यूपी में कैसे एक होंगे? बहुत कुछ सिखाती हैं कि चुनाव के बाद में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और बहुत जितने भी जो भी पार्टियां हैं वो सभी इसके ऊपर कुछ ना कुछ विचार जरूर करेंगी। जो देखने में आ रहा है, बंगाल के बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर इन ताकतों का पूरा जमावड़ा रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का रास्ता वो उत्तर प्रदेश से ही खुलता है, यहीं से होकर के जाता है। लिहाजा 2022 के चुनाव के लिए वो लोग हर तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश करेंगे। गजराज जी ये बात ठीक है, गजराज जी वो बात ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कैसे ममता बनर्जी चिट्ठी लिख रही है सबको कि सारे लोग एक हो जाइए, लेकिन जब यहाँ पर सपा में ही चाचा भतीजा एक नहीं हो पा रहे हैं तो देश में विपक्षी पार्टी एक हो कैसे होंगी? मैं चाहूंगा कि बहुत कुछ करा देती है, जब परिस्थितियां सामने दिखाई देती हैं जी, यही हालात राजनीतिक लोगों का भी है कि जब देखेंगे कि जो मौजूदा परिवेश में जब हम बहुत सारे नुकसान की तरफ जा रहे हैं, जहां पूरा आवाम पूरी तरह त्रस्त है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है। ठीक है गजराज जी, आएंगे आपके पास में, वक्त एक ब्रेक का हो चला है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यही है
कि वेस्ट बंगाल में जब पार्टियां एक नहीं हो पा रही हैं, यूपी में भी जब चाचा भतीजा एक नहीं हो पा रहे हैं, तो पूरे देश की विपक्षी पार्टियां एक होकर के कैसे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता विजय खेरा साहब भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विजय खेरा साहब आपका। विजय खेरा साहब, आप ही से शुरुआत करेंगे। ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी कि पूरे देश की विपक्षी पार्टियां एक हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजा एक नहीं हो पा रहे। क्या लगता है आपकी राह बहुत आसान होने जा रही है उत्तर प्रदेश में? ममता बनर्जी की चिट्ठी का कोई असर नहीं हुआ है। कांग्रेस उनके अभी भी भारी विरोध में है। वहां पर मुस्लिम वोट के लड़ाई दोनों लड़ रहे हैं आपस में। एक के साथ फुरफुरा शरीफ उनके खिलाफ गया है, एक उनके साथ कांग्रेस के साथ शामिल हो गया है। बाकी मुसलमानों का भरोसा मोदी जी में भी जम गया है, तो बड़े परेशान घूम रहे हैं। वो एक एक कहीं नहीं होने वाले। नहीं, मोदी जी का, मुसलमानों का भरोसा मोदी जी में जमा हो या ना जमा हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का भरोसा जरूर जम गया मुसलमानों में।
उनको सता रहा है ममता बनर्जी को, तो हताशा में इधर उधर चिट्ठियां लिख रही है। उन चिट्ठियों से ये कोई एक होने वाले नहीं है, क्योंकि वो उस कुर्सी की लड़ाई में कांग्रेस बहुत नीचे पहुंच चुकी है, तो उनका कुछ चिट्ठियों का कोई फायदा है नहीं। चंद्रा बाबू नायडू भी वहां गए थे लोकसभा में, मट्टी पलीत करके चले आए, अपनी भी करा के आ गए। रहा उत्तर प्रदेश का सवाल, चचा भतीजे का जहां तक सवाल है, चचा समझदार है और भतीजे ने जिस तरह से, अब बेवकूफिया शब्द तो क्या कहूँ, मुख्यमंत्री बन चुके हैं वो, लेकिन जिस तरह से उनने अपनी हरकतें की हैं, जिस तरह अपने पिताजी को नजरअंदाज किया है, जिस तरह मुलायम सिंह ने करने पर भी उन्होंने माना नहीं। उसके बाद पूरे प्रयास किए दोनों इकट्ठे हो जाएं। दो चचा थे उनके, बल्कि तीन ही कहें, राम ही थे, एक और चचा थे आजम खान जी, वो भी चचा ही थे। अब आजम खान ने भी समझाया, दुनिया ने समझा लिया, उनकी समझ में आया नहीं था। तो अब क्या समझ में आएगा? अब बचा नहीं कुछ। अब लड़ाई किस चीज की, दोनों मिल जाएं तो और अलग हो जाएं तो। उन्होंने चचा की पूरी मट्टी कर ली। जो उनकी पकड़ थी शिवपाल जी की उत्तर प्रदेश भर में, उस पकड़ का 1/10 भी नहीं अखिलेश ले पाए, उसका फायदा। और अब चचा मान भी जाए, चचा तो मानने को पहले भी तैयार ही थे, मुलायम सिंह जी का तो पता ही है, वो धक्का लगवा दिया गया। धक्के तो बचे थे, आपको याद होगी वो घटना। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस तरह जो बिल्कुल बिल्कुल खेरा साहब चाहे ना बोले खेरा साहब आरोप आप पर भी लग रहे हैं, आरोप आप पर ये लग रहे हैं, आपकी पार्टी पर ये लग रहे हैं कि आप दोनों को एक होने नहीं देना चाहते, और इसका सबसे बड़ा कारण प्रोफेसर राम गोपाल है। आपने राम गोपाल जी को इतना दबाव में ले रखा है कि वो दोनों को एक नहीं होने दे रहे हैं। ये लोगों की बातें, मेरी बात नहीं है ये जी। है कि राम गोपाल जी नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा हाथ नहीं है। राम गोपाल जी शुरू से ही चिढ़ते हैं। एक्चुअली अगर हम होते उस पार्टी में तो हम ये कहते, नहीं आपका हाथ नहीं है सर, आपके पास जो एजेंसीज है ना उनका हाथ है, सीबीआई, ईडी। कि इस पार्टी का पूरा जितना मतलब सीन है, उसके खलनायक अगर कोई है तो राम गोपाल जी ही खलनायक है। परिवार के भी खलनायक हैं, पार्टी के भी खलनायक। आप जरा विजय खेरा साहब, क्या बात है कि मायावती जी आप ही की क्या बात है कि मायावती जी आप ही की भाषा बोल रही हैं और दूसरा राम गोपाल जी भी आप ही की भाषा बोल रहे हैं। इसलिए कि भाई सब लोग जानते हैं, जो अखिलेश की प्रशंसा करेगा, जो अखिलेश के साथ जाएगा, जनता उसको सबक सिखा देगी। क्योंकि अखिलेश के साथ कांग्रेस गई थी, चौपट हो गई, मायावती गई थी, चौपट हो गई। वो अपनी जाति वाली सीटें जरूर जीत गए हैं, 4 लोकसभा जीत गए जो। अच्छा, वो वही जगह है जहां उनके पूरे अपने खुद के वोट है। आजमगढ़, इटावा, मैनपुरी, वही जीत गए। 1-2 मुसलमान जीत गए, रामपुर वाला और मुरादाबाद वाली। तो मैं ये मान के चलिए आप, इनके पास जरा सा भी कहीं पर वोट पूरे उत्तर प्रदेश में है नहीं। नहीं, मैं आपसे नहीं, मैं आपसे फिर एक सवाल पूछ लेता हूँ। नहीं विजय खेरा साहब, इस बार हम बसपा सुप्रीमो की बात नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं चाचा भतीजे की। चाचा भतीजे की बात हम कर रहे हैं और आपसे फिर वही जानना चाह रहे हैं का ये भी चर्चा है। एक सिंह के परिवार की तो बुआ जी को कैसे छोड़ सकते हैं? वो तो चर्चा तो बुआ जी के परिवार की है। वो चाचा भतीजे बुआ, ये बात ठीक है, लेकिन बुआ जी आजकल किनारे हो गई ना, वो इस फैमिली की सदस्य नहीं है, परमानेंट नहीं है। वो तो पार्ट टाइम की थी ना, परमानेंट नहीं है। परमानेंट वालों की बात कर लेते हैं। आपके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग एक ना होने देने के लिए। सीबीआई और ईडी वही इस्तेमाल कर रहे हैं सर? सीबीआई और ईडी वही जो आपकी संस्थाएं हैं, जो पिंजड़े का तोता है। कर ही नहीं सकती। आपको पता है सीबीआई इतनी इंडिपेंडेंट है और डायरेक्ट उसकी अपॉइंटमेंट भी चीफ जस्टिस वाली कमेटी से होती है और अपोजिशन लीडर भी उसमें बैठता होती है। तब अगर उसका इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल अगर सरकार नहीं कर सकती, विजय खेरा साहब समय में जब सीबीआई पैरट थी, विजय खेरा साहब, नहीं विजय खेरा साहब, एक सवाल आपसे, एक सवाल सुन लीजिए। अगर सीबीआई का इस्तेमाल सरकार नहीं कर सकती, पार्टी नहीं कर सकती, सरकार नहीं कर सकती, तो आप लोग क्यों आरोप लगाते थे 2014 से पहले
कि सीबीआई का इस्तेमाल कांग्रेस अपने स्वार्थ के लिए कर रही है। आप लोग इसके लिए आंदोलन भी करते थे। एकदम बाजी प्रश्न है, लेकिन सवाल ये है कि उस समय ही जब सुप्रीम कोर्ट ने ये लिख दिया था सीबीआई इज ए पैरट ऑफ गवर्नमेंट, तोता है सरकार का, उसके बाद से हालात बदल गए। उसके बाद सीबीआई की अपॉइंटमेंट पहले सरकार करती थी, जो कैबिनेट प्रधानमंत्री करते थे, अब नहीं करते हैं। अब सीबीआई में लीडर ऑपोजिशन भी बैठता है अपॉइंटमेंट में, और जस्टिस ऑफ इंडिया भी बैठते हैं। इसलिए वो हालात और आज के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। सरकार कर सकती है, अब सरकार। चलिए, बात हम खेरा साहब, बात हम चाचा भतीजे की कर रहे हैं, लेकिन इस बात का जवाब लेना गजराज सिंह से बहुत जरूरी है। गजराज जी, सीबीआई को आप लोगों ने तोता आप लोग सीबीआई को आप लोगों ने तोता बना दिया था, लेकिन विजय खेरा साहब ने उसको आसमान में खुला उड़ने के लिए छोड़ दिया है, पिंजरे से आजाद कर दिया है। हमारे बड़े सम्मानित भाई हैं, बिल्कुल भाई, विजय भाई जी भी ये भी मालूमात होगा, इस मुल्क के अंदर जहाँ सुई नहीं बनती थी और आज हवाई जहाज बनाने का काम होता है। अगर 7 सालों में, अरे भाई गजराज जी कहाँ सुई और हवाई जहाज बना रहे हैं? बात यहाँ परिवार की चल रही, सीबीआई की चल रही सर। वो तो हमेशा झूठ के ऊपर आधारित है, और विजय भैया भी ऊपर के ही मन से बोल रहे हैं। विजय भैया अंतरात्मा की आवाज से कहेंगे तो ये भी कहेंगे कि सीबीआई और ईडी के जरिए से ही ये लोग जिंदा हैं, अन्यथा ये भी समाप्त हो गए होते पूरी तरह से। तो कांग्रेस को तो ये लपेटने की कोशिश करते हैं, जब कोई विजय भैया को या मोदी जी को भी कोई आसपास में सवाल नजर नहीं आता, तो वो कांग्रेस को, नेहरू जी को, हिंदू को, मुसलमान को जरूर लेकर के आएंगे बीच में। कांग्रेस ने कभी ईडी को या सीबीआई को इस्तेमाल नहीं किया। जो कांग्रेस का राज है उसको तमाम इस देश की जनता जानती है पूरी तरह से। नहीं तो क्या आप ये क्या मैं गलत कह रहा हूं कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हो रहा है? लोग ये कह रहे हैं। किसी जो बच्चा पेट में है किसी औरत के, अगर आप आवाज लगाकर कहेंगे कि बताइए क्या पोजीशन है, तो वो भी कहेगा कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल मौजूदा हुकूमत कर रही है। बताइए भाई खेरा साहब, वो तो कह रहे हैं कि पेट में जो बच्चा है, खेरा साहब वो तो कह रहे हैं कि पेट में जो बच्चा है वो भी बोल देगा कि नहीं आप लोग गलत कर रहे हैं। ये कह रहा हूँ, अगर चाहे भी सरकार, चाहे किसी की भी आ जाए, अब सीबीआई का इस्तेमाल करना इस तरह से संभव नहीं है। लेकिन हमने आपसे बताया, सीबीआई चाहे किसी पे कर दे, कोई क्या इन्वेस्टिगेशन कर दे या उनको पकड़े, ऐसा हो नहीं सकेगा। हाँ, अगर किसी ने गलतियां की हैं, अब जैसे आजम खां है, वो तो सीबीआई नहीं है, वहाँ 85 केस उनके ऊपर रजिस्टर्ड हो गए, एक के बाद एक फटाफट तो उन्होंने जमीनें लूटी, कब्जा किया, सरकारी ठीक है, नहीं ये बात ठीक है सर, मैं वापस अपने मुद्दे पर आता हूँ। ठीक है विजय खेरा साहब, मैं वापस अपने मुद्दे पर आ रहा हूँ। सीबीआई और ईडी से हट करके वापस चल रहे हैं उस्मानी साहब के पास। उस्मानी साहब, ये चर्चा आम है कि इनका जो रोड़ा है वो प्रोफेसर राम गोपाल है, ये कितनी सच्चाई है इसमें और कितना झूठ है, आप ही बता दीजिए। हम ही प्रोपोगंडा करना है जी, विपक्ष के लोगों को तो झूठे सच्चे आरोप लगाने हैं। जब कहीं पे कोई अनबन नहीं है, कोई तोड़फोड़ नहीं है, परिवार एक हो चुका, एक साथ सब लोग रहेंगे। अब ये बात आई कहाँ से कि वो अलग है? ये तो जब चुनाव होगा तब पता लगेगा। लेकिन आज की स्थिति ये है उस्मानी साहब 19 के चुनाव में भी पता लग गया था, आप ये क्यों भूल रहे हैं? 19 के चुनाव में ये कहा जा रहा था अगर दोनों मिलकर एक साथ चुनाव लड़े होते, कम से कम 10 सांसद और होते लोकसभा में। 2014 का लोकसभा का चुनाव, मैं 2019 की बात कर रहा हूँ सरकार। हम 3 चुनाव हारे हैं, हम सब जी, हम सोच रहे हैं, हम लोग विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और उस भाई कितना कितना सोचेंगे उस्मानी साहब? 2014 से आप तक 2020 तक आप लोग सोच रहे हैं, 6 साल हो गए, अभी तक आप सोच नहीं पाए। अरे भाई, एक गलती होती, 2 गलती होती, 3 गलतियां हो गई, अब सुधार हो जाएगा, चौथी गलती नहीं होगी जी। अब बिल्कुल कतई इस कंफ्यूजन में कोई ना रहे कि कोई चौथी गलती होगी।
इस बार जो है सभी जो एक समान विचारधारा वाले जो दल हैं वो सब दल एक साथ मिल करके, और जो हम लोग छोटे छोटे दलों से, जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, वो छोटे छोटे दलों से करेंगे। जो बड़े दल हैं जिनका नाम अभी खेड़ा जी ले रहे थे, वे आप ले रहे थे जी, बीएसपी और कांग्रेस, नाम अब हम लेने नाम देने से क्यों डर रहे सर? हम लोग कोई चोरी थोड़ी नहीं कर रहे, खाली चर्चा कर रहे हैं। ये अच्छी बात है चर्चा, और जो आम चर्चा है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। यही चर्चा है। हम आपको इसको साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं आपको कि आपने एक ऐसे मुद्दे पर, ऐसे विषय पे चर्चा रखी है, और इसका हमको संज्ञान लेना चाहिए, हमारी पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए, और दूसरे लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है खेरा साहब, दूसरे लोगों को भी संज्ञान लेना। ठीक है खेरा साहब, और हमले कर रही है, किसान परेशान है, दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे हैं, धरने का भुगतान नहीं हो रहा है। अरे ठीक है, ये राग बंद, ये मत करिए सर, छोड़ दीजिए। ये बहुत पुराना राग हो गया, इसको कोई सुनता नहीं है। विजय खेरा साहब कह रहे हैं कि उस्मानी साहब कह रहे हैं कि आपकी उम्मीदों पर पानी फिरेगा, एक मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ तो चुके हैं ये लोग। आप बताइए, उत्तर प्रदेश की दो सबसे बड़ी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ चुकी, भाजपा और सपा, और दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भी इनके साथ कांग्रेस चुनाव लड़के देख चुकी। चलिए, कांग्रेस ने तो खुद ही अपनी कब्र खोदी ना। इनको क्या जरूरत थी लालू यादव से मिलने की, इनको क्या जरूरत थी सपा से मिलने की? आप राष्ट्रीय पार्टी थे, आपका वजूद है सैकड़ों साल से, आप उन छोटी छोटी पार्टियों से कुर्सी के लालच में मिल के अपने आप को खत्म कर लिया, संगठन खत्म कर लिया। छोटी पार्टियों नहीं तो छोटी छोटी पार्टियों से ना मिले तो क्या करें सर? आपका इतना भय है, आपका इतना खौफ है, किससे मिलकर चुनाव लड़े? चाहिए क्योंकि जमीन से जुड़ी हुई पार्टी रही है। आखिर गांधी नेहरू का नाम इनके पास है उस जमाने से। ये बात और है, मोदी बहुत बड़े नेता उभर के आए हैं, उनके आगे सब बोलने पड़ गए कांग्रेस, वो एक अलग बात है। लेकिन इनको अपनी पार्टी की साख गंवाना नहीं चाहिए थी गुंडे पार्टी के साथ मिलके। दोनों लोगों को जनता समझ चुकी थी कि गुंडियाई पार्टी है, गुंडे पालती है, चौथी वसूलती है, हफ्ता वसूलती है, लोगों को तंग करती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दीपक जी का रुख करते। वो पोल खुली गई। नहीं आ रहा हूँ। जो इन्होंने अपनी समांतर सरकार बना रखी थी इनकी पार्टी ने, एक रिपोर्ट जो लिखी नहीं जाती थी बिना सपा के अध्यक्ष के पूछे बिना, इसका प्रमाण हमको मिल गया था मुजफ्फरनगर में जब वो केस हुआ था। रातों रात एसपी को ट्रांसफर किया गया था। तो इस तरह से सरकार जो चलाई तो वो बर्बाद हो गई जी। ठीक है, ठीक है विजय खेरा साहब, ठीक है, जरा इकट्ठे होंगे बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हाँ, इकट्ठे होंगे तो और बर्बाद हो जाएंगे। आपने एक प्रमाण दे दिया था। दीपक मिश्रा जी कह रहे हैं खेरा साहब कि सपा और बसपा 26 साल बाद मिलकर के चुनाव लड़े, और ये नारा जब गूंजा था, मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ के जय श्री राम, उसके बाद दोबारा 26 साल बाद मिले, लेकिन उसको भी उस धार को भी कुंद कर दिया भाजपा ने। और ऐसे में कैसे चुनाव जीतेंगे आप दोनों? अपनी विकृतियों और अपनी विसंगतियों से ही इसकी स्थिति वेल मछली जैसी होगी। जैसे वेल मछली अपने को बहुत भारी भरकम बना लेती है, और जैसे ही समुद्र का पानी कम होता है वो उसी रेत में फंसकर अपनी जान गंवा बैठती है। कांग्रेस ने जितना 60 दशकों में लूटा होगा, झूठ बोला होगा, देश को दिग्भ्रमित किया होगा, उतना भाजपा ने तो 7 ही साल में कर दिया। उदाहरण के तौर पे एक बड़ा उदाहरण देता हूँ। हम खेरा साहब को सुन रहे थे, बड़े ध्यान से, विद्वान व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इनके ही शब्द इनकी भावभंगिमा का साथ नहीं दे रहे थे। जैसे शरीर कुछ कर रही हो, आत्मा कुछ कर रहा हो। उदाहरण के तौर पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी छोटी छोटी पार्टियों के साथ हाथ मिलाने की क्या जरूरत थी। मान्यवर सबसे बड़ा छोटी छोटी पार्टियों का जो गठजोड़ है, जिसको एक समय में मुस्कुराते हुए अटल जी ने भी भानुमति का कुनबा कह दिया था, वो तो स्वयं आपके साथ है। दूसरी बात, कांग्रेस ने सीबीआई को, ईडी को सिर्फ पैरट बनाया था, आपने तो पपेट बना दिया। तीसरी सबसे बड़ी बात है, जो एफडीआई कांग्रेस के दौर में देशद्रोह का प्रमाण पत्र होती थी, स्वदेशी आंदोलन के विरुद्ध एक सिंहनाद होती थी,
मतलब कहा जाता था कि स्वदेश को कुचल रही है भारतीय कांग्रेस। आपने तो उसको नहीं दीपक जी, हम ईडी और सीबीआई पर बात नहीं करेंगे, वापस अपने मुद्दे पर आ रहे हैं। आपको लगता है कि जब सपा और बसपा मिलकर के भी भाजपा के विजयी रथ को नहीं रोक पाई, ऐसे में अगर दोनों कुनबा एक नहीं हुआ, चाचा भतीजे एक नहीं हुए, तो क्या होगा? कह रहा हूं, मैंने समाजवादी पार्टी में भी बड़े बड़े पदों पे काम किया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में मुख्य प्रवक्ता हूं और बौद्धिक सभा का अध्यक्ष हूं। इन्हीं पदों पे सपा में भी था। यदि ये दोनों नहीं मिले, एक मन नहीं बनाए, एक मंच पर नहीं आए, तो विगत 3 चुनाव में जो परिणाम हुए हैं परिस्थिति उससे भी भयावह होगी। आज तूफान से बचने की कोई राह तो है, कल न तदबीर चलेगी न मुकद्दर होगा, और एक सवाल और आप, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, एक सवाल और आपसे ले लेते हैं। क्या 2019 में अगर दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़े होते तो तस्वीर कुछ और होती? कम से कम 10 सांसद लोकसभा में होते और 10 तो सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से जीतते। अप्रत्यक्ष जो कम से कम 25 सीटें आज समाजवादी कुनबे में होती। बिल्कुल ठीक है। कुनबे का मतलब जो अपने आप को लोहिया और जयप्रकाश का वंशज कहते। हाँ, और हर विधानसभा में, हर लोकसभा में, हाँ, और हर विधानसभा में, हर लोकसभा में कई बड़े 4,000 वोट भी बढ़ जाते। कई बड़े नेता जो सिर्फ आज वो भले ही प्रस्ताव में ना हो लेकिन तटस्थ हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि नए निजाम के साथ वो कदमताल कर सकते हैं। और उनकी जब उदासीनता दूर होती तो एक अंजुमन में बाहर सी आती। और विजय खेरा जी जो बड़े कह रहे थे, बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए, अरे मान्यवर, नई सुबह पे नजर थी मगर आह ये भी डर थी, ये सुबह भी रफ्ता रफ्ता कहीं शाम तक ही न पहुंचे। आपने तो ईस्ट इंडिया कंपनी और कांग्रेस दोनों सरकारों को पीछे छोड़ दिया, और इतना पीछे छोड़ दिया कि आपने झूठ और सच के बीच में जो भाजक रेखा हुआ करती थी वह तक समाप्त कर दिया। और हम ही नहीं, आज आपने सर्वाधिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के उस आंदोलन को पहुंचाया है जो दीनदयाल उपाध्याय दोनों पर डेंगड़ी किया करते थे। आज स्वदेशी दीनदयाल उपाध्याय के आंदोलन पर, चलिए वो दीनदयाल उपाध्याय के आंदोलन पर हम चर्चा बाद में करेंगे दीपक जी, और ये सच बात है कि आपके साथ चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। विजय खेरा साहब, ये जो वर्तमान का परिदृश्य है वो तो आपको पूरी तरीके से सूट कर रहा है ना, क्योंकि हर आदमी अलग अलग है और आप आसानी से किला भेज देंगे। वो भी बहुमत के बल पर रही थी, ये भी विजय खेरा साहब से जवाब ले लेते दीपक जी। विजय खेरा साहब से जवाब ले लेते दीपक जी। विजय खेरा साहब, आपकी राह तो बहुत आसान है, अगर चाचा भतीजे एक ना हुए तो राह तो और भी आसान हो जाएगी आपकी। या तो वोट बैंक बिखर जाएगा, मुस्लिम वोट बैंक भी बिखर जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि जो जनता विकास के लिए तरस रही थी, उस विकास में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बहुत आगे निकल गई। विजय खेरा साहब कहाँ बात कर रहे हैं विकास की? विकास चुनाव में विकास की बात नहीं होती है सर, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं अच्छी तरह से। कॉम्बिनेशन था शुद्ध एक जाति की जो गणित थी, वो जाति गणित अब 2 तरह से टूटने वाली है। एक तो इस तरह से इनकी टूटने वाली है कि विकास के कारण इन लोगों को रास्ता नहीं मिलेगा, जनता समझ गई कि इनके साथ विकास हो नहीं सकता। दूसरी बात है, इस बार जो मेरा गणित है, जो नाराज जो मुस्लिम है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। सपा में नहीं रहेगा, क्योंकि सपा के साथ जुड़ाव करके अपनी बर्बादी सामने देख रहा है, सामने अपनी बर्बादी देख रहा है, इसलिए माइनॉरिटी वोट मायावती की अपनी बर्बादी नहीं। खेरा साहब अगर अल्पसंख्यक कांग्रेस की तरफ चला जाएगा तो आपने जो असदुद्दीन ओवैसी को आगे बढ़ाया है उसका क्या होगा? तो बड़ी आश्चर्य की बात है। यही है सर, मैं तो चर्चाओं पर चर्चा करता हूँ। अरे चर्चा यही है सर, मैं तो चर्चाओं पर चर्चा करता हूँ। हैदराबाद में हैदराबाद का नगर निगम का चुनाव तो 50 साल के बाद ऐतिहासिक चुनाव हुआ है। मतलब जहाँ पर हम बराबरी का सौदा ले, अरे ये तो थोड़ा के सीटें सबकी ले आए हैं। ये तो मोहब्बत की लड़ाई थी सर ना, ये तो मोहब्बत की लड़ाई थी सर ना, मोहब्बत में लड़ाई होती है, थोड़ा सा दिखाया जाता है। हमें कैसे कह सकते हैं, ये सवाल ही नहीं उठता है, ये तो कुछ भी नहीं उठता है। जो हमारी पार्टी क्या बल्कि राष्ट्र को धमकी दे जिसका भाई कि जो हमारी जनसंख्या इतनी हो जाएगी तो हम ऐसा कर देंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी जो विश्व कर देंगे,
केंद्र में तो आपकी सरकार है। राष्ट्रीय पार्टी है, वो कभी ओबीसी की ये बातें बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ओबीसी जो कर रहे हैं वो ये इसलिए कर रहे हैं कि वो जान रहे हैं कि मुसलमानों का हित साबा नहीं कर पाई, मुसलमानों का हित अगर नहीं कर पाई, इसलिए वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि मुसलमान उनके पास आ जाए। ठीक है विजय खेरा साहब, अब समय समाप्त हो गया, फाइनल कमेंट के लिए चलते हैं सबके पास में। गजराज जी, आप बहुत देर से शांत बैठे हैं, ये बता दीजिए कि वेस्ट बंगाल में दीपक जी ने कहा कि जितना ये तंत्र भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल में लगाया है उससे 10 गुना उत्तर प्रदेश में लगेगा, और आप लोग एक है नहीं, कैसे मुकाबला करेंगे इस भारी भरकम पार्टी का? और कुछ बदल देती है जो बंगाल का जो हालात देखा है पूरे मुल्क ने। मैं समझता हूँ सभी पार्टियां एकजुट होने की तरफ अग्रसर हो जाएंगी, क्योंकि लोकतंत्र वहां का बिल्कुल समाप्त है। सरकारी मशीनरी जो इन्होंने दिल्ली से भेजी है, जितने जो आरएसएस के लोग जो इन्होंने गांव-गांव में भेजे थे, तो विजय जी जानते हैं बहुत अच्छे ढंग से कि इन सब लोगों को इकट्ठा होकर के इस लोकतंत्र को बचाना होगा, और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश से भी। ठीक है सर, समय कम है। ठीक है उस्मानी साहब, ठीक है सर, समय कम है। उस्मानी साहब, आपसे फाइनल कमेंट ये है कि चूंकि वेस्ट बंगाल में स्टेट की मिनिस्ट्री ममता जी के पास में है, राज्य सरकार ममता की थी, उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार होगी, कैसे करेंगे मुकाबला? समाजवादी नौजवान जो हैं सब सड़कों पे हैं, और पूरी जनता जो है वो त्राह त्राह मची हुई है। जल्दी से बता दीजिए, चाचा भतीजा एक होंगे कि नहीं होंगे? भाई मन मत बनाइए, जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। भाई मन मत बनाइए, जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। दोनों लोग एक होंगे कि नहीं होंगे? अगर होंगे तो कब होंगे? सब लोग एक होंगे, चुनाव लड़ेंगे सब लोग। चलिए ठीक है, दीपक मिश्रा जी। चलिए ठीक है दीपक मिश्रा जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। दीपक जी ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, वहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं है। वेस्ट बंगाल में स्टेट की मशीनरी भी काम करी है। यूपी और दिल्ली में दोनों जगह पर बीजेपी की सरकार है। ऐसे में डबल पावर होगा, डबल इंजन होगा, कैसे मुकाबला करेंगे बिना एकजुट हुए? साथ मुकाबला करेंगे, हार जीत का फैसला वक्त पर छोड़िए, और यदि किंतु परंतु के साथ भी एक हुए तो फिर परिणाम वही होगा जो पिछली बार लगातार 3 चुनाव में होता रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, आज तूफान से बचने की कोई राह तो है, कल न तदबीर चलेगी न मुकद्दर होगा। नहीं एक सवाल आपसे एक सवाल आपसे रह गया, जल्दी से बता दीजिए, आपको क्या लगता है कि क्या दोनों लोग एक होंगे? यदि होंगे तो कब होंगे? होना जिसके दल के ही नहीं है, दिल के भी हैं। दोनों का इतिहास एक है, दोनों की रगों में बहता हुआ रक्त एक है, और लहू पुकारेगा आस्तीन का तो एक होना ही पड़ेगा, अन्यथा अस्तित्व का सवाल है। अब सवाल अस्तित्व का भी नहीं रह गया, अब ठीक है विजय खेरा साहब, अब दीपक जी कह रहे लहू पुकारेगा, मुझे वो फिल्म याद आ रही है। दोनों लोग एक होंगे, फाइनल कमेंट आपका? एक हो जाइए, उससे क्या फर्क पड़ता है, आप एक हो जाइए, तीनों एक हो जाइए, और जितने और आपके रिश्तेदार हैं उन्हें भी इकट्ठा कर लीजिए दोनों तरफ से। हमें उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? हम तो जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा हम हिंदुस्तान में जीत के आए थे, और ज्यादा बहुमत से योगी जी के नेतृत्व में भी यही हाल होने वाला है, पहले से ज्यादा सीटें लेके आएंगे हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। दोनों इकट्ठे हो जाए, तीनों इकट्ठे हो जाए, चाहे 5 कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। ठीक है खेरा साहब, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल बड़ा यही है कि खेरा साहब और दीपक जी कह रहे हैं कि जिस तरह से वेस्ट बंगाल में प्रधानमंत्री खुद लगे हुए हैं, नड्डा लगे हुए हैं, अमित शाह लगे हुए हैं, और तमाम नेता उनके वहां पर लगे हुए हैं, आरएसएस लगी हुई है,
और उस जगह पर लगी हुई है जहां पर स्टेट में ममता बनर्जी की सरकार है, तृणमूल की सरकार है। उत्तर प्रदेश का नजारा इससे बिल्कुल अलग होगा। वहां से 10 गुना ज्यादा शक्ति से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सपा और प्रसपा अगर अलग अलग रहे तो दोनों मिलकर मुकाबला कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है, क्या लहू पुकारेगा, क्या दोनों एक होंगे? अगर दोनों एक होंगे तो कब होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम चर्चा को यहीं विराम देंगे इसी सवाल के साथ, और इस सवाल को गर्भ के बीच में छोड़ जाते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, और हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष और फिर एक और नए प्रोग्राम के साथ।